नमस्कार छात्रों, ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। हम अकाल मृत्यु कहानी को देखने वाले थे। अकाल मृत्यु इस कहानी को ये शीर्षक क्यों दिया गया है? तो अकाल मृत्यु का अर्थ है कि किसी व्यक्ति की कम आयु में अचानक से मृत्यु हो जाना। और इस कहानी का जो मुख्य पात्र है अमृतलाल या इम्मी जिसे कहा गया है, उसके पिता की मृत्यु अचानक से हो जाती है और वो उसके पिता घर के मुखिया है जिनके बलबूते पर पूरा घर चल रहा है। और ऐसे में जब वो गुजर जाते हैं तो अब उनके पीछे कोई ऐसा व्यक्ति घर में चाहिए जो इस घर की बागडोर पूरी तरह से संभाल ले, और ऐसा कोई नहीं है। और इसीलिए अमृतलाल अर्थात इम्मी को बचपन में ही प्रौढ़ हो जाना पड़ता है और पूरे घर की जिम्मेदारी अपने ऊपर उठानी पड़ती है। और इसी के कारण उसे अपना पूरा बचपन छोड़ देना पड़ता है। कहीं भी वो जो है पढ़ाई या अपने बचपन का आनंद उठा नहीं पाता है और उसे जो है अकाली प्रौढ़ व्यक्ति की तरह घर परिवार की जिम्मेदारी संभालनी पड़ती है। और इसलिए ये अकाल मृत्यु मानो उसके अकाल प्रौढ़त्व का कारण बनती है, और इसलिए इस कहानी का शीर्षक अकाल मृत्यु दिया गया है। अब कहानी जो है उसी प्रकार की किस्सा गोई शैली में लिखी गई है जिसको हमने देखा कि लेखक की ये खासियत है कि वो कथा कहने के ढंग से शुरुआत करते हैं, और उसी रूप में इस कहानी की भी शुरुआत हुई। बात तब की है जब मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता था। हमारी कक्षा में अमृतलाल नामक एक लड़का था। प्यार से सब उसे इम्मी कहते थे। इम्मी फुटबॉल का बहुत अच्छा खिलाड़ी था। वह न सिर्फ स्कूल की फुटबॉल टीम में था बल्कि संभाग की टीम में भी खेल चुका था। उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। तो कहानी की शुरुआत में इम्मी का परिचय आया है कि इम्मी अमृतलाल उसका नाम था और उसे सभी इम्मी कहते थे। और ये फुटबॉल का अच्छा खिलाड़ी था, मतलब एक होनहार लड़का था जो खेल में भी अच्छा था। एक अच्छे खिलाड़ी के गुण उसके अंदर थे, लेकिन आर्थिक परिस्थिति ने उसके जीवन को उस रूप में आगे नहीं जाने दिया जिस रूप में उसे जाना चाहिए था। कई बार वह समय पर फीस जमा नहीं करवा पाता था और उससे अक्सर अपनी फीस माफ़ करवाने के लिए उसके पीछे घूमते देखा जा सकता था। उससे कहा गया था कि जिस दिन उसका चयन राज्य स्तरीय टीम में हो जाएगा उसकी फीस माफ़ कर दी जाएगी। नतीजा यह कि स्कूल के बाद अंधेरा होने तक वह स्कूल के मैदान पर फुटबॉल खेलता रहता, चाहे अकेला ही या दौड़ते हुए मैदान के चक्कर लगाता रहता। तो ये सारी चीज़ें जो है उसके उस ललक को, उसकी उस पढ़ने की इच्छा को चित्रित करते हैं कि जिसके लिए वो मेहनत करता था कि उसे पढ़ने का अवसर मिले, क्योंकि उसकी आर्थिक परिस्थिति ऐसी नहीं थी कि वो आगे ज़्यादा पढ़ पाए। लेकिन वो चाहता था कि किसी भी हालत में वो क्या करे, पढ़ाई अपनी जारी रखे। और इसलिए वो हर प्रकार का प्रयास अपनी ओर से करता रहता था। एक तो किसी की मदद लेकर वो अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहता था, या फिर वह जो है खेल के माध्यम से उसकी फ़ीस माफ़ करवा के क्यों न हो आगे पढ़ना चाहता था। और उसकी इसी पढ़ने की ललक को कहानीकार ने इसमें चित्रित किया है। लेकिन परिस्थितियाँ इस प्रकार की नहीं थी कि वो आगे ज़्यादा दिन पढ़ पाए। एक दिन सुबह सुबह पता चला कि इम्मी के पिताजी की मृत्यु हो गई। हमें बड़ा दुख हुआ। पूरी कक्षा पर जैसे पाला पड़ गया। आधी छुट्टी में जब बाहर निकले तो सड़क से इम्मी के पिताजी की शव यात्रा निकल रही थी। सबसे आगे एक आदमी इम्मी की बाह थामे चल रहा था। इम्मी के हाथ में एक छींका था जिसमें एक धुआंती मटकी रखी थी। पीछे पीछे उसके पिताजी की अर्थी और अर्थी के साथ चलते 20-25 लोग। तीसरे दिन हमारी कक्षा के बड़े छात्रों बालकिशन और राधेश्याम ने आपस में कुछ बात की और हम सबको बुलाकर कहा कि हम लोगों को इम्मी के घर बैठने जाना चाहिए। तब तक मुझे पता नहीं था कि बैठने जाने का मतलब अफसोस जाहिर करने जाना होता है। बालकिशन और राधेश्याम के सुझाव से सब सहमत थे, लेकिन जब अमीर वकील कुटुंबले के बेटे अशोक ने कहा कि सब सफ़ेद कपड़े पहनकर जाएंगे तो मामला ज़रा उलझ गया। सबके पास तो सफ़ेद पैंट शर्ट था भी नहीं, एक दो के पास था भी तो धुला हुआ नहीं था या फटा हुआ था।
दूसरी बात यह थी कि सफ़ेद कपड़े पहनने के लिए स्कूल की छुट्टी के बाद पहले घर जाना पड़ता और फिर घर वाले पता नहीं आने देते या नहीं। अधिकांश बच्चों के लिए स्कूल की छुट्टी के बाद स्कूल से सीधे इम्मी के घर जाना ज़्यादा सुविधाजनक था। वैसे भी इम्मी का घर स्कूल से ज़्यादा दूर नहीं था। अब कहानी में ये जो पूरा वर्णन आया है कि इम्मी के पिता की मृत्यु हो जाती है और बच्चे सभी उसके साथ के जो है इस घटना से दुखी होते हैं। सबको दुख होता है कि इम्मी के जीवन में और एक दुख आ गया। पहले से ही वो आर्थिक स्थिति से जूझ रहा था, अब तो बहुत बड़ा दुख उसके जीवन में आ गया है और इसलिए सभी जो है उसे दुख जाहिर करने जाने वाले थे। अब ये बच्चे नादान हैं, छोटे हैं, 9वीं कक्षा के हैं, तो स्वाभाविक है कि उनको सामाजिक जो रीति होती है या सामाजिक जो नियम होते हैं, किस प्रकार से किसी के दुख में शामिल होना है, किसी को सांत्वना देनी है, ये सारी चीज़ें उनको पता नहीं, वो इनसे अनजान है। और इसलिए वो अब जो है कोई बड़े स्कूल जो कक्षा के 2 बड़े लड़के हैं वो ये तय करते हैं चर्चा करके कि ऐसा हमें उसे मिलने जाना चाहिए। मतलब यहाँ पर बच्चों का वो भोलापन या उनकी वो मासूमियत चित्रित की गई है कि वो इस दुख से परे है। लेकिन इम्मी को अब ये सारी मासूमियत, ये सारा जो उसका बचपन है भूलना पड़ेगा, क्योंकि अब उसके जीवन में एक बहुत बड़ी घटना घट चुकी है कि एक में वो उसके घर का सहारा था उसके पिता, और वो अब चल बसे हैं। तो अब जो मानो है पूरे घर को संभालना ज़रूरी था और ऐसे में अब इम्मी को वो सारा बचपना अब यहाँ पर छोड़ देना उसकी मजबूरी थी। और इसी का वर्णन आगे कहानीकार करता है। तो अगले दिन हम लोग स्कूल से सीधे इम्मी के घर गए बैठने। इम्मी का घर खूब सारे पेड़ों से घिरा एक खंडर नुमा लेकिन हवादार एक मंजिला मकान था, जो इस समय सूना पड़ा था। हम बाहर खड़े संकोच में पड़े ताका झाकी कर रहे थे। इतने में एक बड़ी उम्र की लड़की ने हमें देखा और पूछा, कौन चाहिए? इम्मी, आओ आओ, आ जाओ, इम्मी तेरे दोस्त आए हैं। बोलते बोलते लड़की मकान के पीछे कहीं चली गई। हम चुपचाप सरकते हुए भीतर घुसे और कमरे के नंगे ठंडे फर्श पर एक दूसरे से सटे सटे पालथी मारकर बैठ गए। 4-5 मिनट बाद इम्मी दिखाई दिया, अपने नाप से कहीं छोटा, घुसा मुसा सफ़ेद कुर्ता पजामा पहने, घुटा हुआ सिर और पीछे छोटी सी चोटी। पहचान में नहीं आ रहा था। इम्मी जोर जोर से बोलता हुआ भीतर आया। मैं सोच ही रहा था कि स्कूल से भी कोई न कोई तो आएगा ज़रूर। और क्या हाल है, कैसा चल रहा है? कल गणित का टेस्ट हुआ था क्या? और गहलोत सर के क्या हाल है? स्टेट में सिलेक्ट करवा देते मेरे को तो कम से कम जूता और जर्सी तो मिल जाती, पर उनकी तो फरमाइशें ही गजब। अरे यार, भार्गव आ रहा है क्या? मेरी गणित की कॉपी भार्गव के पास रह गई है। खैर, उससे कहना कि रख ले, अब मुझे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो इम्मी का संवाद है वो दर्शाता है कि इम्मी अब पूरी तरह से जो है टूट चुका है अंदर से, और कहीं ना कहीं वो उस दुख को अपने दोस्तों के सामने जताता नहीं है और इसलिए वो रोज़मर्रा की आम बातें उनके साथ करता है। स्कूल की सारी बातों पर वो चर्चा करता है और किसी भी तरह से वो अपने जीवन और अपने पिता की मृत्यु के बारे में कुछ बात नहीं करता है, बल्कि वो स्कूल की सारी बातों पर चर्चा करता है। और अंतिम जो वाक्य है उसका, वो ये दर्शाता है कि अब मानो उसके बदलने वाले जीवन को उसने स्वीकार कर लिया है, क्योंकि अब उसको पता है कि अब उसका जीवन पहले जैसे नहीं चल पाएगा, न वो पढ़ लिख पाएगा, न वो आगे जीवन में कुछ कर पाएगा। और इसलिए वो अंत में यह कहता है कि खैर, उससे कहना कि वह रख ले, अब मुझे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब किताबों की और कापियों की ज़रूरत अब उसे नहीं है, और ये बात उसने स्वीकार कर ली है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आहत हो चुका है अंदर ही अंदर इस दुख में कि अब उसको जो है जीवन में सारा बचपना भूलकर अब जो है उसे पढ़ने का वो अवसर मिलने वाला नहीं है। अब वो जो है इस आर्थिक स्थिति को और
बिगड़ने देने से पहले अब उसे संभालना है। और इसी जिम्मेदारियों की मतलब उसे जैसे उस जिम्मेदारियों का अंदाज़ा आ चुका था और इसी दुख को मानो वो अपने दोस्तों के सामने जताना नहीं चाहता था और इसलिए वो आम चर्चाएं उनके साथ करता है। तो इस प्रकार की उसकी मानसिक अवस्था का मानो चित्रण इस संवाद के माध्यम से कहानीकार ने किया है। तो किस प्रकार से वो आगे अपने दोस्तों के साथ बोलता है, किस प्रकार से उसके जीवन में और बदलाव आता चला जाता है, इसका वर्णन कहानी में आगे आया है। उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।